हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था वो शुरू किया था, जिसमें हमने टोटली चार्जेस के बारे में जानना शुरू किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा कि हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज जानना शुरू करते हैं चार्ज के बारे में, वो सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्ज एट रेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पर हम उस सारी बातों को करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो हमारा चार्ज होता है उसके यूनिट के बारे में समझाया था और बताया था कि हमारा जो चार्ज होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या करता है, काम करता है। यानी कि ना तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपको क्या नया सीखने को मिलेगा, क्या नई नई चीजें आपको पता लगेंगी और किस किस चीजों के बारे में आज आपको नॉलेज मिलेगी। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको यूनिट कराई थी, यूनिट ऑफ चार्ज, तब बताया था कूलम्ब जो होता है हमारी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, और वो जो यूनिट के बारे में हमें बताया था वो कूलम्ब सर ने बताया था, उन्हीं के रेस्पेक्ट में वो जो यूनिट है वो रखी गई थी। तो आज हम पूरे जो कूलम्ब्स लॉ है, यानी कि कूलम्ब सर ने, कूलम्ब साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्जेस के बारे में बहुत ही जो मैथमेटिकल टर्म थी वो दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी ये। उस टर्म के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में, स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी, क्यों, कैसे, कहाँ हुआ, एक एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पेन नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि इसमें आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं बताऊंगी, लिखूंगी नहीं, तो आपको वो नोट डाउन करते हुए चलना है। तो अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आसपास कोई नॉइस ना हो, अच्छे से अकेले में शांति से, और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हमारे लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं। इस लॉ का मैं बता दूं, ये आपको एग्जाम में आराम से 3 या 5 मार्क्स में आ जाएगा। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको ये 5 मार्क्स में आता है तो इसके साथ कोई भी अनदर क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, हम लोगों का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, तो हमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में सीखना है। कूलम्ब्स लॉ में एग्जैक्टली होता क्या है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देती हूँ। इसमें होता क्या है, आपको कोई भी दो चार्जेस के बारे में बात करनी है और पता लगाना है वो दो चार्जेस आपस में किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं। ये वर्ड जो होता है इंटरेक्शन, ये आपका दोनों के लिए होता है, ये अट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है और ये आपका रिपल्शन के लिए भी हो सकता है। और कूलम्ब्स लॉ के लिए जो सबसे कंपलसरी कोई भी चीज होती है वो होती है दो चार्ज। तो हम लोगों को दो चार्जेस चाहिए, उनको हम कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरह से आपके ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एग्जैक्टली कूलम्ब्स लॉ में जो हम फाइंड आउट करते हैं वो फोर्स ही करते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बट कितना। हमने ये तो कह दिया कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लोगे तो भी रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लोगे तो भी रिपेल करेगा, बट कितना, हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो मैथमेटिकल टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो चार्ज एक दूसरे को कितना दूर दूर कर सकते हैं और कितना पास पास ला सकते हैं, वो हम कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, बिल्कुल जैसे मैं आपको आज कराऊंगी, आपको सीक्वेंस में उसी तरह से करना है, उसी तरह से डिफाइन करना है, एग्जाम में आपको उसी तरह से अटेम्प्ट भी करके आना है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हमारी कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है परिमाप, यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कितना चार्ज, तो आप कहें 10 कूलम्ब, तो जो 10 हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड ही तो बताता है, किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का, कि दो चार्ज आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे तो कितना कितना रिपेल करेंगे। भाई दो चार्ज हैं, दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये 10 और 5 उनका मैग्नीट्यूड है। न्यूटन तो बस ये बता रहा है कि फोर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है वो डिजिट जो यूनिट के आगे लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज होना कंपल्सरी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये हमारा डिपेंड करता है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम।
यानी कि उन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी दूर दूर है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसको कराने से पहले मैं आपको ये दो वर्ड्स जो हैं वो क्लियर कर लूं कि यहाँ पे इनवर्सली का और डायरेक्टली का क्या मीनिंग होता है। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो वो दो तरह से करती है, या तो वो डायरेक्टली करेगी सीधा सीधा, या वो इनवर्सली करेगी यानी कि उल्टा। कैसे, समझिए। मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए है, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि अगर बी बढ़ेगी तो ए के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर बी घटेगी तो ए के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आपका ये बिल्कुल आमने सामने हो, कहने का मतलब अगर मैं बी को बढ़ाऊं तो ए भी बढ़ जाए, और अगर मैं बी को घटाऊं तो ए भी घट जाए, बिल्कुल सामने सामने वाली बात है। तो ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टी है बी के, कहने का मतलब अगर आप बी को बढ़ाओगे तो ए घट जाएगी, और अगर आप बी को घटाओगे तो ए बढ़ जाएगा, ये आपकी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीजें लिख लो, काफी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप अभी टॉपिक करोगे गुलामसला, जब आप मैथमेटिकल टर्म में पूरा कंप्लीट करोगे तब आपके एक्चुअल में समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, डायरेक्टली का मतलब समझ लो। डायरेक्टली का मतलब ही होता है सीधा सीधा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर सीधा सीधा डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है, तो अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को घटाओगे तो दूसरी भी घट जाएगी। और इनवर्सली में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, एक को बढ़ाओगे दूसरी घट जाएगी, दूसरी को घटाओगे पहली बढ़ जाएगी। तो समझे, डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब समझ में आया। गुलामसला कराऊंगी एकदम डिटेल में, बहुत अच्छे से कराऊंगी, अभी बस इतना समझ लो कि किस तरह से डायरेक्टली और इनवर्सली होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें दो चार्जेस चाहिए। सो लेट अस कंसीडर, ये चीजें आपको लिखनी है जैसे मैं लिख रही हूँ। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed r distance apart। मतलब r डिस्टेंस से उनको क्या कर दिया गया है, दूर दूर रख दिया गया है। कहने का मतलब आपको कुछ इस तरह से समझना है, हमारे पास कोई चार्ज एक है वो Q1 है, दूसरा चार्ज हमने लिया है वो हमारा Q2 है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने हैं आपके r², क्योंकि यहाँ पे जब आप डेफिनेशन देखोगे तो लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो हमारा डायग्राम है, डायग्राम एग्जाम में कंपलसरी है, लिख के आओगे। तो ये जो चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स किस तरह से लगाएंगे, साइड में नोट डाल के लिखो, जैसे मैंने आपको डायरेक्टली इनवर्सली बताया है उसी तरह से बता रही हूँ। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली फोर्स ही तो निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो देखो, हमने कहा दो चार्ज है, मान लीजिए कि मैंने दोनों चार्जों को क्या ले लिया, प्लस प्लस ले लिया, मैंने इसको भी प्लस ले लिया और इसको भी प्लस ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। अगर मैंने दोनों को ही नेगेटिव नेगेटिव ले लिया तो भी सेम है, तो भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को दूर दूर कर देंगे। तो हम कहेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर मैं ले लूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। कहने का मतलब ये दोनों पास पास आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि चार्ज कौन से हैं, जो आपने Q1 Q2 लिया है कौन से चार्ज है, उसी तरह से ये अपना क्या दिखाते हैं, फोर्स का इंट्रैक्शन शो करते हैं कि वो रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे। तो पहली बात तो हो गई है। अब शुरू करते हैं हमारा डेरिवेशन। अब जो भी बेसिक बातें थी, जो भी सीखने की चीजें थी, जो भी हमें एज्यूम करना था, वो सारी की सारी चीजें हम कर चुके हैं। मैं इस डायग्राम को वहां पे बना देती हूँ थोड़ा बड़ा सा क्लियरली। क्या आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, आपको दो चार्ज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चार्ज ले लिया, फर्स्ट चार्ज का नाम रखा मैंने Q1, यहाँ पे मैंने चार्ज का नाम रखा Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितनी है, r²। और ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। कैसे कैसे लगाएंगे वो डिपेंड करता है, अगर ये भी पॉजिटिव
ये भी पॉजिटिव तो रिपेल कर देंगे, ये भी नेगेटिव तो भी रिपेल कर देंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब मैंने क्या बताया, बिल्कुल सीधा सीधा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्जेस के। तो दो चार्जेस कौन कौन से हैं हमारे, Q1 और Q2। सिंपल, पहली स्टेटमेंट यही बोली तो हम लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। कूलम्ब्स लॉ में आपको इक्वेशन रखनी है दो, बस सिंपल से दो इक्वेशन जो कि आपके स्टेटमेंट के बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट बोली फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। सेकेंडली बोल रहा है directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। inversely का मतलब मैंने अभी अभी बताया उल्टा, तो उल्टा मतलब नीचे आ जाएगा। फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2। बस अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह से मैंने ये डायरेक्टली और इनवर्सली का रिलेशन रखा है और किस तरह से हमें स्टेटमेंट में ये चीज समझाई गई है, वो बच्चा कूलम्ब्स लॉ को समझने में कभी भी गलती नहीं करेगा। बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से वो समझ जाएगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ दो चीजों के बारे में ही आपको डिटेल देता है कि आपका जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि चार्ज कौन कौन से हैं। चार्ज कौन कौन से, जो चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लोगे, लाइक चार्जेस लोगे तो रिपेल कर देगा, अगर अनलाइक चार्जेस लोगे तो अट्रैक्ट कर देगा। इसका मतलब दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कौन, फोर्स, यानी कि वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कितना रिपेल करेंगे वो उन चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अब एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग आपस में इतने पास पास हैं, जब भी वो पास पास आते हैं लड़ाई हो जाती है। तो जब वो पास पास आएंगे तो उनके लड़ाई करने की मतलब एक दूसरे के साथ जो लड़ाई करने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी क्योंकि वो पास पास है। लेकिन अगर मैं उन दोनों के बीच की दूरी को दूर कर दूं तो क्या वो एक दूसरे के साथ लड़ पाएंगे, हाथापाई कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हाथ लगाने के लिए, टच करने के लिए डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सेम टू सेम केस हमारा किसके साथ होता है, दोनों चार्जेस के साथ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है और दोनों दूरी दूरी पे है, टच ही नहीं कर पाएंगे तो फोर्स कहाँ से लगाएंगे? अगर टच करते हैं तो फोर्स लगा सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज समझ में आई आपके, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ डिस्टेंस का इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर आप दोनों चार्ज को दूर दूर कर देंगे, इनकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, अभी तो चार्ज इतनी दूरी पे है, अगर और दूर दूर करोगे तो ना तो ये एक दूसरे को रिपेल कर पाएंगे और ना ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो? इन दोनों के ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाता है, कम हो जाता है डिस्टेंस के साथ साथ। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाई फोर्स लगना कम हो गया, खत्म नहीं हुआ है, जस्ट फोर्स लगना कम हो गया। ये चीज समझ में आई आपके कि डिस्टेंस कैसे काम करती है। अगर मान लीजिए ये चार्ज पास आ जाता, यहाँ रख दूं, तो अब चाहे ये दोनों फोर्स एक मतलब एक दूसरे को चाहे ये अट्रैक्ट करे चाहे ये रिपेल करे, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या कर दी मैंने, कम। और जब हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो इनवर्सली का रूल क्या बोलता है, डिस्टेंस कम मतलब फोर्स ज्यादा, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, चाहे एक दूसरे को पास पास लगाने का फोर्स हो या एक दूसरे को दूर दूर करने का फोर्स हो, दोनों ही डिस्टेंस के साथ वो क्या करेंगे, कम या ज्यादा। तो ये चीज आपके समझ में आई? अब समझ में आया कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में कैसे काम करता है ना? तो कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाओगे। अब एक बात बताओ, चार्ज बढ़ाने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर 10 कूलम्ब चार्ज है और इसके ऊपर भी 10 कूलम्ब चार्ज है। अब मैंने 10 से कर दिया 20, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे दो पर्सन होते हैं, मान लीजिए मैं हूं और एक कोई और है, ठीक है, मेरा जो मास है वो ज्यादा है, तो हम लोग जब आपस में लड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे। और अगर पतले पतले दो लोग हैं क्या करेंगे, आराम से एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी नहीं लगा सकते। कहने का मतलब उसी तरह से जब चार्ज आपके बढ़ जाता है तो वो फोर्स ज्यादा लगाता है, क्योंकि डायरेक्टली का है ना, चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली का रिलेशन समझा चुकी हूं मैं, किस तरह से आपके डायरेक्टली और इनवर्सली काम करते हैं। डायरेक्टली का मतलब सीधा सीधा एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और आपका इनवर्सली का क्या है, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे? अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली कंबाइन करना है आपकी इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो अब आप इसके बाद लिखेंगे नाउ
combine equation, now combine equation 1 and 2 we get, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 and 2 को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, दोनों की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं। कैसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों की सेम वैल्यू थी, ये भी फोर्स था ये भी फोर्स था, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, जब हम इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो जब इस साइन को आप हटाओगे तो बेटा आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया K, बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम रहेगा Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ आप लिखोगे K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आपका कांस्टेंट है। अब आप क्या सोच रहे हैं, इस कांस्टेंट की क्या कोई वैल्यू नहीं है, इसकी तो इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। K की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे K की वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वेयर, ये मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में इसके नीचे लिखना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद आपको जो जो चीजें चाहिए उनको लेट कर लोगे। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 Q2 प्लेस R डिस्टेंस अपार्ट, R डिस्टेंस के साथ आपका दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। डायग्राम कंपलसरी है, डायग्राम बीच में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करोगे, K की वैल्यू आएगी, K को लिखोगे K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर K की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, पूछी जा सकती है। वेयर K इज, बताइए मैंने वैल्यू लिख दी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और आपको बता दूं बेटा, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है, K की जो वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स है, कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू आपको याद करनी है, कहीं पे भी आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो। और इसकी यूनिट भी याद कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स, ये फिक्स है। और पता है ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू बेटा यहाँ से आई। कैसे, देखो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, कभी आप ये सोचो मैम तो रट्टा लगवाने की कोशिश कर रही है, नहीं, ये आपकी जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले से आई है। आपने कहा F इजिकल टू होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो आपको इस K का क्या निकालना है, वैल्यू, आपको इसकी यूनिट निकालनी है। तो K को यहीं पे रखो, बाकी सबको ले आओ, तो FR स्क्वायर बाय Q1 Q2। अब मुझे बताओ फोर्स को किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, डिस्टेंस को किस में करते हो, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि R स्क्वायर है, और Q1 Q2 कूलम कूलम, और ये दोनों कूलम नीचे हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कूलम स्क्वायर इनवर्स। तो देखो K की क्या यूनिट आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स, समझ में आया। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपको याद करनी है यहाँ पे, यानी कि ये वाली भी K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये वाली भी K की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। ये आपको क्यों यूज करनी है, क्योंकि बेटा जो हम अभी कर रहे हैं ना, कूलम्स लॉ जो अभी हम कर रहे हैं, वो आपको मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपका आ चुका है। और ये फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। मान लो मैं कहूँ इसके पास 10 चार्ज है, इसके पास 5 चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। बताओ दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 मैंने आपको दे ही दिया, डिस्टेंस मैंने आपको दे ही दी, तो क्या आप फोर्स नहीं निकाल सकते हो। हम देखो न्यूमेरिकल भी करेंगे, कराऊंगी मैं आपको न्यूमेरिकल। तो बताओ सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्या आप दो चार्जेस के बीच का फोर्स नहीं निकाल सकते कि फोर्स कितना होगा। तो वही काम तो हमें करना है, वही काम तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स निकल के आएगा। दो चार्ज का जब आपको मैग्नीट्यूड दे दे, कहने का मतलब वैल्यू दे दे कि चार्ज की कितनी कितनी वैल्यूज हैं, डिस्टेंस दे दे, तो K की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये यूनिट याद रखना, आपसे बहुत बात पूछी जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आई कि कूलम्स लॉ का एक्चुअल यूज क्या है, हम लोग इससे
न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं कि दो चार्ज कितने कितने कूलाम के हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कितना कितना फोर्स लगाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी जो के होती है उसके बारे में, कि हमारी जो कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। अब बात है 4 तो हमें पता है, ऐसा है ना, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है ना। तो 4 तो हमें पता है, 4 तो एक नंबर होता है, एक डिजिट होती है, इसके बारे में पता होना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। पाई भी हमें पता है, पाई हमारी फिक्स होती है 22/7, या फिर आप 3.14 रख लो, मर्जी है, ये भी हमें पता है। लेकिन भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका नाम याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट नहीं है। कई बच्चे इसको ई बोल देते हैं, बेटा ये ई नहीं है, ई फॉर एलिफेंट नहीं है, ये है एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और ये आपको किस चीज के बारे में बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, छोटा सा एक जो छोटा सा आप ये देख रहे हो ना, ये अल्फाबेट, ये पूरी फिजिक्स को हिला कर रख देता है, क्योंकि ये बात करता है मीडियम के बारे में। भाई एक बात बताओ, एक तो हम रह रहे हैं यहाँ एयर में, हवा में, और एक मैं आपको पानी में डाल दूं, मीडियम चेंज हो गया ना, तो हमारी तो दुनिया ही बदल जाएगी। क्योंकि एयर में हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पानी में ज्यादा देर हम लोग नहीं रह सकते। ऑक्सीजन तो पानी में भी है, क्योंकि पानी बना है H2O से, ऑक्सीजन उसमें भी है, लेकिन हमारी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पानी में भी ऑक्सीजन ले और जीवित रह सके, जी सके। सेम ऐसा ही ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये मीडियम के बारे में बताता है। किसके मीडियम के बारे में? चार्ज के मीडियम के बारे में, कि आपने चार्ज को कहाँ रखा है, कौन से मीडियम में रखा है। जैसे कि अगर हमें रखा जाए, अगर हमें रखेंगे हवा में तो हम रह लेंगे, पानी में डाल देंगे हम तो मर ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही चार्ज भी डिपेंड करते हैं किस पे, मीडियम पे। तो कहने का मतलब कि हमारा जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल, जब हम k की वैल्यू को रख देते हैं तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है। जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है वो देखो क्या बनता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका होता है कूलम्ब्स लॉ, जो कि हमें फोर्स की वैल्यू देता है। देख लो, ये आपको याद करना है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपकी फोर्स की वैल्यू आपको देगा, इसको ही बोलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्या है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है। तो आपको सिंपली डेफिनेशन देनी है, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, कितना आसान है। जब आप इस साइन को हटाओगे, ये साइन की जगह k आ जाएगा। k की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस k की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, और देन उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया हमारा ये। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी फाइनल रिजल्ट को खाली नहीं छोड़ते, इसके बाद आपको बताना है F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, Q1 इज फर्स्ट चार्ज, Q2 इज सेकंड चार्ज। लिखना है बेटा, Q1 इज इक्वल टू फर्स्ट चार्ज, Q2 इज इक्वल टू सेकंड चार्ज, R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मीडियम गिवन इन द चार्जेस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी मेन एप्सिलॉन नॉट के बारे में, कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपको कूलम्ब्स लॉ के साथ ही उसको लिखना है। मैं ये अभी इरेज कर रही हूँ, ये आपका कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। कूलम्ब्स लॉ में जो ये टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद देखते हैं हमारा जो मेन है एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में। चलिए फिर फटाफट से नोट डाउन करो। तो अब हम जानेंगे कि हमारा जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ में फाइनल रिजल्ट में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है, ये एप्सिलॉन नॉट आखिर में है क्या। क्योंकि आपको पता है जो लास्ट रिजल्ट हमारा है वो क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आया। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए फिर शुरू करें। तो अपनी नोटबुक पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि अब हम बहुत एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग जानने वाले हैं कि k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है,
वैसे तो इसका मतलब होता है फ्री स्पेस, कोई स्पेस नहीं, कोई मीडियम नहीं, लेकिन फिर भी हम एयर को भी वैक्यूम लेके चल सकते हैं, क्योंकि एयर भी कुछ ज्यादा मतलब मीडियम शो नहीं करता है। हम इजीली मूव कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं एयर में, तो एज ए वैक्यूम हम एयर को ले सकते हैं। तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसका नाम क्या होता है? परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी। अगर सिंपली इसके बारे में बात करो तो हम, अगर हमें बोलना हो इसको तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर इसका नाम पूछे तो क्या होता है? परमिटिविटी। ठीक है, और ये होता क्या है? वैक्यूम के लिए होता है। एंड हैव वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? देखो वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वहां ले जाओ, k को यहाँ ले आओ। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आए और k को एप्सिलॉन की जगह, तो 4 पाई k, तो हो गया ना 4 पाई k। ठीक है ना? अब आप जब k की वैल्यू रखोगे तो क्या होती है k की वैल्यू? 4 पाई, और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज की पावर 9। तो 9 4 से कितना होता है? 36। तो वही मैंने लिखा हुआ है 36 इंटू पाई इंटू 10 की पावर 9। सेम है। जब आप इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8.85 इंटू 10 रेज की पावर -12। ये याद रखनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा था k की जो हमारी यूनिट है वो, उसी तरह से एप्सिलॉन की यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट कैसे निकालते हैं? सेम जैसे अब तक करते आए हैं। जस्ट आपको जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जिन बच्चों को भूलने की आदत है या फिर भूल जाते हैं, आदत तो खैर किसको होती है, जिनको भूल जाने की एक मतलब हैबिट हो गई है, हैबिट हो जाती है, उसको देखिए हमारे पास क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमें किसकी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन यहाँ ले जाओ, फोर्स को वहां ले आओ, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और बच्चा लोग 4 पाई तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होती, बाकी सबकी यूनिट रखो। ये हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर। फोर्स ऊपर चला जाएगा न्यूटन इनवर्स, और इसकी मीटर स्क्वायर, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कंपेयर कर लो, न्यूटन इनवर्स, कूलम्ब स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स। कैसे आया वो भी बता दिया। रटवाऊंगी कुछ भी नहीं, हर चीज को किसी ना किसी रीजन से लाया गया है। रीजन आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। साइड में इसको नोट डाउन कर लो कि ये यूनिट आपकी कैसे आई है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आपके लिए था ये कि ये यूनिट हमारे पास कहाँ से आई है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि आपकी जो एप्सिलॉन नॉट की फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.85 10 रेज की पावर -12, और इसकी यूनिट भी याद रखनी है। कई बार जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, जिस बेस पे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, उसमें आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, परमिटिविटी, डिफाइन दी परमिटिविटी डायमेंशंस। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, डायमेंशन पूछ लिया जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनिट बताओ। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट मैंने बता दी है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप परमिटिविटी का डायमेंशन मुझे बताओगे। जिन बच्चों से ना निकले मुझे कमेंट करके बता दें, मैं जरूर निकलवाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो हमने कहा कि हमारा जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो मीडियम के लिए, मतलब जो फ्री स्पेस होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता उसके लिए होता है, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि ये हमारी जो वैल्यू आई है ना, आप इसको हमारी जो पहले के टाइम में यूज होती थी, जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, वो फैराड पर मीटर, यानी कि इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? फैराड पर मीटर। तो ये भी आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। अगर आपसे कभी कहीं पे कह दिया जाए फैराड मीटर क्या है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको देखिए समझ में आ गया होगा ना कि ये जो हमारी मैंने यूनिट लिखी है एप्सिलॉन की, इसी का ही दूसरा नाम है फैराड पर मीटर। तो कहीं पे भी ना कंफ्यूजन का कोई, मैं यहाँ पे आपके लिए कोई पॉइंट छोड़ूंगी ही नहीं कि आपसे अलग से कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपको डाउट हो कि मैम ने ये नहीं कराया। मैं मेरी तरफ से मेरा बेस्ट कराने की कोशिश करूंगी, कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगी कि क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले और मेरे बच्चे वो क्वेश्चन ना कर पाए। तो ये जो सिंपल यूनिट है इसी का ही नाम क्या है? फैराड पर मीटर। तो अब तक जो समझने की चीज थी वो ये कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका नाम होता है परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है इतनी, इसकी यूनिट होती है इतनी, और इसकी सेकंड यूनिट का नाम क्या है? फैराड पर मीटर। तो ये तो हमें पता लग गया किसके बारे में? परमिटिविटी के बारे में, जो वैक्यूम में काम करती है।
अब हम जानेंगे कि अगर सिचुएशन चेंज कर दे तो क्या हो। अभी तक तो हमने जो दो चार्जेस लिए हुए थे Q1 और Q2 को लिया हुआ था, अब तक तो ये एयर में रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे। लेकिन अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं और इनको अब मैं रख दूं वाटर में, तो क्या फर्क पड़ेगा इनके ऊपर? क्या अब भी ये एक दूसरे पे फोर्स लगा पाएंगे? एक बात बताइए, अगर दो लोग आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर उनसे बॉक्सिंग करने के लिए कहा जाए एयर में, अर्थ के ऊपर, आराम से आपस में बॉक्सिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको पानी में डाल के बोला जाए कि बेटा आप बॉक्सिंग करो, आप लोग करके दिखाओ बॉक्सिंग, तो उनकी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी ना जितनी अच्छी वो अर्थ के ऊपर कर रहे थे, है ना। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है जब आप मीडियम चेंज कर देते हो। तो उसी तरह से इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स भी क्या होता है, अफेक्ट होता है जब आप इनका मीडियम चेंज कर देते हो। तो कितना अफेक्ट होगा, किस तरह से वो अफेक्ट होगा, वही हमें यहाँ पे समझना है। तो देखो कैसे देखेंगे, इफ चार्जेस आर सिचुएटेड इन ए मीडियम, अगर इनको मीडियम में रख दिया जाए, इनको मीडियम में सिचुएट कर दिया जाए तो क्या होगा, अदर देन वैक्यूम, अगर वैक्यूम से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, द क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड बाय ई। तो आप जो ये ई नॉट रखते हो ना, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह आप क्या कर देते हो, एप्सिलॉन। जब आप एप्सिलॉन लिखते हो तो इसी से ही पता लग जाता है कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, किसी मीडियम में, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ई नोट को रिप्लेस कर देते हैं ई से, जिसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जबकि एप्सिलॉन नोट था आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये आपका परमिटिविटी किसमें है, वैक्यूम में, ये आपका परमिटिविटी है किसमें, मीडियम में। तो आप इसको आप चेंज कर देंगे। अब हमारे पास रेशियो क्या हुआ, यानी कि एक तो है एप्सिलॉन नॉट और एक है एप्सिलॉन। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, देखिए रेशियो क्या आएगा, इसको लिखते हैं हम ई आर, यानी कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा, ई बाय ई नोट। ये ई नोट आएगा यहाँ पे, ई नोट। तो ई तो आपका परमिटिविटी इन मीडियम, ये है आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और इसको बोलते क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव मतलब रिलेशन दिखाना कि जितना मीडियम चेंज हुआ है और वैक्यूम है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, तो क्या नाम हुआ इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा कि हमने सिंपल क्या किया, हमने देखा एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम में होता है और एप्सिलॉन नॉट आपका मीडियम में होता है, और दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। और अब ये तो हो गई हमारी परमिटिविटी यानी कि मीडियम के बारे में बात। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों के बीच में फोर्स लगना कम हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूले में देखो, एप्सिलॉन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको चीज को समझो थोड़ा सा डिटेल में, इससे हमें क्या पता लगा, क्यों पता लगा रहे हैं हम ये मीडियम और नॉन मीडियम। देखो बच्चों, हमारा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन की। जब आप मीडियम को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर दो लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं तो वो अर्थ की सरफेस पे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बट कहाँ नहीं कर पाएंगे, वो पानी में नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप मीडियम चेंज कर दोगे नहीं कर पाएंगे वो एक दूसरे के साथ। तो कहने का मतलब सिंपली क्या है कि एप्सिलॉन आपका रिलेशन बताता है फोर्स के साथ, कि दो चार्ज को अगर आप मीडियम चेंज करके रखोगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई, मीडियम कितना इफेक्ट डालता है ना इंपॉर्टेंट बात। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारा जो एप्सिलॉन होता है वो हमारे फोर्स पे, दो चार्ज के फोर्स पे क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। चार्ज को हवा में रखोगे, वैक्यूम में रखोगे, एक दूसरे पे इतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उनको उठा के पानी में रख दें या किसी और मीडियम में रख दें तो अब उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आपके समझ में आई। तो अब ये तो हो गई हमारी परमिटिविटी की बात, दोनों चीजें हमने देख ली, वैक्यूम की भी देख ली और मीडियम की भी देख ली और दोनों का रेशियो भी देख लिया। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि मेरा जो ये फॉर्मूला है, देखिए जरा ध्यान से, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
अगर इसमें मैं चार्ज की वैल्यू को 1 रख दूं, यानी कि दोनों ही चार्ज को क्या रख दूं, 1 कूलम रख दूं, जो हमारी डिस्टेंस है वो 1 मीटर कर दूं, तो और हमारी जो वैल्यू है के की वैल्यू, जो फोर्स आता है उसको के न्यूटन रख दूं, तो हमारी जो यूनिट बनती है चार्ज की वो क्या बनेगी। तो देखिए क्या बनेगी, 1 कूलम इज डिफाइंड एज, 1 कूलम आप कैसे बता सकते हो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट exert a force of 9 into 10 की पावर 9। जब आपके दो चार्ज आपस में कितना फोर्स लगाएं, 9 into 10 रेज की पावर 9 इक्वल चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर वो आपका वैक्यूम में रखा है और डिस्टेंस आपकी कितनी है 1 मीटर, तो आप कह सकते हो कि ये जो चार्ज है वो कितने कितने कूलम के हैं, 1 कूलम के। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, 1 कूलम इज, क्योंकि हमें 1 कूलम को डिफाइन करना था। तो 1 कूलम कब होगा, जब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होगी और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा 9 into 10 रेज की पावर 9। ये चीज समझ में आई आपकी, ये आपकी डेफिनेशन बनती है 1 कूलम की। तो देखिए आज हमने कितना कुछ इंपॉर्टेंट सीखा। आज हमने सीखा कि जो दो चार्ज के बारे में तब से हम लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे जो दो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कब से सुन रहे थे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी पोलैरिटी कैसी है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है। तो वो उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल। लेकिन आज हमने सीखा कि कितना रिपेल करेगा और कितना अट्रैक्ट करेगा, वो हमारी इस वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। मीडियम चेंज कर करके देखेंगे कि हमारा जो मीडियम होता है वो भी फोर्स की वैल्यू पर इफेक्ट डालता है। यानी कि हम लोग मीडियम चेंज करने के बाद, सबका मीडियम अलग होता है भाई, आप मुझे खुद बताइए, पानी का मीडियम अलग है, ग्लास का अलग है, पेट्रोल का अलग है, कोई ऑयल लोगे तो उसका अलग आएगा, सबका मीडियम अलग अलग आएगा ना। तभी तो हमने परमिटिविटी निकाला, रिलेटिव परमिटिविटी, हमने रिलेशन देखा इनका, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया था। तो कहने का मतलब सिंपली क्या है, कहने का सिंपली मीनिंग है कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सब कुछ फाइंड आउट करके देख सकते हो कि किस तरह से आपकी जो वैल्यूज होंगी उनको आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सिस्टम आपकी सामने है। जो कुछ भी है अच्छे से आपको, जो कूलम्ब्स लॉ है, कम से कम ये पूरा काम आपका 3 पेज का है। अगर आप एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, अच्छे से साफ सुथरा नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो कूलम्ब्स लॉ से लेके और यहाँ तक का काम आपका 3 पेजेस में आएगा। और एग्जाम में अगर आपका 3 मार्क्स में कूलम्ब्स लॉ आता है तो आपको सिर्फ कहाँ तक करके आना है, परमिटिविटी तक बताना है कि ये मीडियम के बारे में बताता है। लेकिन अगर आपको पूरा 5 मार्क्स का आता है तो आप देख लेना सेकंड क्वेश्चन कौन सा कनेक्ट करके पूछा है, देन आपको उसका भी आंसर साथ में देना है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आई कि किस तरह से हमें सारे के सारे सिस्टम को लेके चलना है और किस तरह से हमें इन सारे सिस्टम पर मेन काम करना है। जैसे ही आप इस सारे सिस्टम पर काम करना शुरू कर देंगे, समझ जाइए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम पक्का हो जाएगा। अब कूलम्ब्स लॉ में आपने खुद ने देखा, ऐसा कुछ भी था नहीं, सिंपली आपको फर्स्ट इक्वेशन रखनी थी, सेकंड इक्वेशन रखनी थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को रखने के बाद दोनों को कंबाइन कर दो। उसके बाद के की वैल्यू आई थी, के से हमने के की वैल्यू बता दी, के की यूनिट बता दी, देन उसके बाद हमने एप्सिलॉन बता दिया के से ही, और पूरा हमने ये सारा का सारा डिफाइन कर दिया। अब आपके लिए आपका होमवर्क एक ही रहेगा। फर्स्ट आपको सबसे पहले तो डायमेंशन निकाल के दिखाना है एप्सिलॉन नोट का, क्योंकि डायमेंशन पूछ लिया जाता है। दूसरा, सारे नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, डेली लेक्चर बेस्ड आप डेली आपने नोट्स तैयार करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे, ना तो प्रिपरेशन स्किप करेंगे, ना कोई वीडियो स्किप करेंगे, ना ही आप नोट्स बनाना स्किप करेंगे। रोज का काम आप रोज करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, आपका कोर्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट हो, और जब आप जॉब के लिए जाएं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ आपका इंटरव्यू पास हो और आपको जॉब मिले। ठीक है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। देखिए अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगी आपको जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन तब जब आप मेहनत करने के लिए बिल्कुल आगे रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक टास्क छोटा सा आपके लिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको
आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी क्या करो, शेयर कर दो, ताकि कंपटीशन जब होता है ना तो बच्चे का अपने आप पढ़ने का मन करता है, क्योंकि प्लेसमेंट तो देखो सेलेक्टेड बच्चों का ही होना है, तो आपको मेहनत करने का मन करेगा। तो अपने साइड में कंपटीशन को इंक्रीज करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए, मतलब नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए नए एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।